डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में कोई वायर हो, स्ट्रेट वायर हो, उसको अपने इस तरह से सर्कल की फॉर्म में मोड़ दें। स्ट्रेट वायर में मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है और सर्कुलर वायर को भी हम लोग इसमें करंट फ्लो करें और इसको अगर इस तरह से हम सर्कल की फॉर्म में मोड़ दें जिसकी रेडियस r हो, तो इसे बोलते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसको बोलेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। हमें इसके ऊपर दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। जो केस फर्स्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। यानी एक तो हमको इसके सेंटर पे फाइंड करनी है। जैसे मान लो ये लूप इसी प्लेन में ही, बोर्ड की प्लेन में ही लूप है, तो हमको इसके सेंटर पे फील्ड फाइंड करनी है एक तो। और एक अपने को इससे एक्स एक्सिस पे, यानी इसके एक्सिस के ऊपर जो इस तरह से एक्सिस पास होगा, इस एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहले अपने फर्स्ट केस में इस लूप के सेंटर पे फील्ड को फाइंड करना देख रहे हैं कैसे करेंगे। तो नॉर्मल करंट वायर को अगर सर्कल की फॉर्म में मोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, अब हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह से निकाली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ लूप। यानी एक करंट एलिमेंट हमको मानना होगा जो हमने सपोज माना यहाँ पे। सपोज इसमें करंट जो है वो इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है लूप में, और हमने करंट माना, एलिमेंट मान लिया dl यहाँ पे, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग किसी एलिमेंट के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं, फील्ड को फाइंड कर सकते हैं जो एट ए डिस्टेंस r हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस करंट एलिमेंट। ये हम लोग बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ किसके लिए दिया जाता है, किसी करंट एलिमेंट के लिए दिया जाता है, जिसके लिए अपनी dB की जो वैल्यू है वो होती है μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे r जो है वो एलिमेंट की उस पॉइंट से डिस्टेंस होती है जहाँ पे हम लोग फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो r है वो एलिमेंट की उस पॉइंट पे डिस्टेंस होती है जहाँ पे हम फील्ड को फाइंड करना चाह रहे हैं। और जो साइन थीटा एंगल है वो होता है एलिमेंट और किसके बीच में होता है बताइए, एलिमेंट और करंट एलिमेंट dl, जिस तरह से हमने इसमें पढ़ा था, और पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है ये, जैसे मान लीजिए लाइन है AP, तो इस AP लाइन और करंट एलिमेंट के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको कहते हैं थीटा। तो हमारे इस केस में जो हमने सर्कुलर लूप का केस लिया है, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास में जो ये R होगा, ये R इक्वल टू होगा कैपिटल R। देखिए यहाँ पे जो इस एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ द लूप के इक्वल। और हमारा जो साइन थीटा है, यानी जो थीटा है वो है 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो dl है उसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो करंट की डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन लेनी होती है, dl की डायरेक्शन लेनी होती है। और dl और इस लाइन, जो ये लाइन एलिमेंट और सेंटर को मिला रही है, क्योंकि हम इस एलिमेंट का फील्ड फाइंड कर रहे हैं, कहाँ पे, सेंटर पे फाइंड कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट का फील्ड यहाँ पे कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन है जो एलिमेंट को O से जोड़ रही है, सेंटर से जोड़ रही है, रेडियस को इस एलिमेंट के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री। So in our case theta is equal to 90 degree. So we will get dB equal to μ0/4 pi I dl sin 90 upon r square। ये अपने पास में रिलेशन आएगा।
और साइन 90 की वैल्यू हम लोग सभी जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। तो इससे अपने पास में जो है वैल्यू आएगी dB की। सो dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यू आएगी। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये तो अपना आ गया एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एलिमेंट के कारण हमको इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिलेगी। और एक एलिमेंट के कारण अपने को सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और अगर अपने जो है वो फाइंड करें सभी एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने फाइंड करें राइट हैंड थंब रूल से, तो वो इनसाइड होगी। यहाँ पे एलिमेंट लेंगे उसकी भी अंदर की ओर होगी, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे उसकी भी अंदर की ओर होगी, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे तो देखो यहाँ पे भी अगर अपने एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट की डायरेक्शन होगी ये। तो अगर हम स्ट्रेट वायर का रूल लगाएं तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ क्या होगी, इनवर्स। यहाँ पे भी क्या होगी, इनवर्स। यहाँ पे भी क्या होगी, इनवर्स इनवर्स इनवर्स। यानी सभी जितने भी एलिमेंट अपने लेंगे dl 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 जितने भी एलिमेंट लेंगे इन सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, इनवर्स होगी। यानी हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन सब की मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे फाइंड होगी, देखिए ये जो हमारे पास dB की वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम कहेंगे since magnetic field due to all the elements will be in same direction, so total magnetic field B will be integration of dB, will be integration of dB and जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। तो इस पूरे के अंदर जो है आप देखेंगे कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I और r स्क्वायर जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो लिमिट किसकी आएगी, dl की। और अपने dl जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं, dl की टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, वो अपने अभी इस इंटीग्रेशन में देखेंगे। तो वी विल गेट b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो इन सभी dl छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं इनको अपने जोड़ेंगे, सो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ये सभी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर लूप की अपनी सर्कमफ्रेंस जो है वो बनेगी। और इससे अपने पास में वैल्यू आएगी b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर, dl का हो जाएगा अपना 2 पाई r से अपना ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस पाई से देखने वाला एक पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से भी 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट b सेंटर, यानी सेंटर पर हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट केस में। तो b सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाई I। ये अपने पास में रिलेशन आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी b सेंटर इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक है, तो दैट इज ओवर फर्स्ट केस। हमने कहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की, सेंटर पे फाइंड की। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक रूल पढ़ लें यहाँ पे कि सर्कुलर लूप्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी होगी। देखिए सेंटर पे कैसी होगी, म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो कुछ इस तरह से जो है सर्कुलर लूप की फील्ड रहेगी। ये अपना सर्कुलर लूप है। तो अपनों ने भी देखा था करंट क्लॉकवाइज था, तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो इनवर्स आई थी। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट अपने लेंथ वाइज मानेंगे तो सबकी फील्ड अंदर की ओर इनवर्स आएगी। तो इसके लिए रूल दिया गया है फिर से राइट हैंड थंब रूल। फिर से राइट हैंड थंब रूल है, लेकिन इस बार इस रूल में क्या करना है, सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है।
तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस केस में आएगी इनवर्स, और थंब बताएगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। जो स्ट्रेट कंडक्टर था उसमें क्या था, फिंगर्स को जो थी वो बताती थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन को, और थंब बताता था करंट को। यहाँ पे अपोजिट करना है, सर्कुलर लूप में फिंगर्स बताएंगी करंट की डायरेक्शन को, और थंब बताएगा किसको, बताएगा थंब, मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर के लिए रूल क्या है, द कर्व फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सॉरी द कर्व फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्कुलर लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अराउंड द थंब। ये अपना रूल रहेगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे आपने देखा कि जैसे इनवर्स थी, अगर अपना करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा हो वायर में, तो इन दैट केस हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी। सो ये अपना फर्स्ट केस है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमने क्या फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया। थैंक्स।